तो इस पार्ट फर्स्ट में सीडीपी नोट्स में मैंने कोशिश किया है कि अधिक से अधिक थ्योरी कम से कम जगह में आ जाए, जिससे आपको जब भी रिवीजन करना हो तो काफ़ी आसान रहेगा। आप चाहो तो इसका नोट्स भी बना सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं अपना शॉर्ट नोट्स। इसमें सबसे पहले हम समाजीकरण की अवस्थाओं के बारे में समझेंगे। समाजीकरण की अवस्थाएं 4 होती हैं। शैशवाकाल, दूसरा प्रारंभिक बाल्यावस्था, तीसरा उत्तर बाल्यावस्था और चौथा आपका किशोरावस्था है। अब शैशवाकाल क्या होता है कि 0 to 2 मतलब 0 से 2 साल के बच्चे को शैशवाकाल में रखा गया है। अब इन बच्चों की खासियत क्या होती है कि तीव्र फिजिकल गेन मतलब भौतिक परिवर्तन इनके अंदर बहुत तेज़ी से होता है। इन सब पॉइंट्स पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो पूछेंगे कि किस अवस्था में सबसे ज़्यादा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन होता है। तो ऐसे में आप शैशवाकाल को टिक करोगे। और इस अवस्था में जब बच्चे छोटे होते हैं, घर से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जो सोशलाइजेशन होता है मतलब समाजीकरण होता है, वो माता पिता के द्वारा होता है। यहाँ पे एक बात और रखिएगा कि यहाँ पे नो इंटेलिजेंट मतलब कोई भी बुद्धि का विकास शामिल नहीं होता। ये काल सिर्फ और सिर्फ फिजिकल ग्रोथ के लिए। आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे 6 से 7 महीने 1 साल में लगभग अपने वेट का दुगना भी हो जाते हैं। तो फिजिकल गेन बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इंटेलिजेंटी जो बुद्धि का विकास है वो बहुत ही कम होता है। बी है प्रारंभिक बाल्यावस्था। अब 3 से 5 साल जब बच्चे, आपने देखा होगा कि स्कूल में एडमिशन लेने से पहले वाली अवस्था है ये, और वो बाहर निकलने लगते हैं, अपने मोहल्ले गांव में घूमने लगते हैं। तो ऐसे समय में क्रियात्मक वो क्रिया करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, दौड़ते हैं, कूदते फांदते हैं। तो वो अवस्था क्या है? बाल्यावस्था है। आप इमेजिन कर सकते हो कि बचपन में स्कूल जाने से पहले जो भी कुछ मेमोरी है उसमें आप क्या क्या करते थे, वो आपका बाल्यावस्था है। ऐसी अवस्था में आकार की पहचान हमें होने लगती है, कौन सी चीज़ छोटी है बड़ी है। हमें रंग का पहचान होने लगता है। बेस्ट टाइम फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना। यही अवस्था वो होती है जिस समय लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस अवस्था में बच्चों में लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, तो वो 3 से 5 साल की उम्र होगी या प्रारंभिक बाल्यावस्था होगी। अगर बाल्यावस्था ही दिया जाए तो आप बाल्यावस्था पे टिक करोगे। सी आता है उत्तर बाल्यावस्था, 6 से 12 साल मतलब बच्चा नर्सरी या एलकेजी में एडमिशन ले चुका होगा, क्लास 1-2 के आसपास होगा। ऐसी अवस्था में नैतिक विकास का काल इसे कहा जाता है। मतलब बच्चों में एक आदत आती है कि टीचर उसे बोलता है कि तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो वो अच्छा बनने की तरफ प्रेरित होता है। उसे बैड बोला जाए तो वो बुरी चीज़ों के प्रति काफ़ी मतलब अच्छे और बुरे के लिए वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील हो जाते हैं उत्तर बाल्यावस्था में। और इसी को क्या कहते हैं? नैतिक विकास का काल। तो इन सब में पॉइंट्स, शैशवावस्था में आपको फिजिकल गेन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बुद्धि विकास भी ध्यान रखना है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में आपको क्रियात्मक, रंग, आकार और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि मैंने ये नोट्स बनाया है बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस को देख के, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैंने सॉल्व किए और वहाँ से ये सारे पॉइंट निकल के आए, जिसको आप बहुत ही ईजिली समझ सकते हो। मतलब ये जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैनल है वो शॉर्ट स्टडी और फुल नॉलेज के बेस पे है, मतलब जो भी कोर वाली पॉइंट होंगी ये जहाँ ज़रूर मिलेंगी। तो आप वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डी पॉइंट है किशोरावस्था। किशोरावस्था में क्या है कि भावनाओं का प्रधान बहुत ज़्यादा होता है, मतलब भावनात्मक रूप से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं बच्चे, जैसे कि वो समझ ही नहीं पाते क्या करना है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा वो खोए खोए से रहते हैं। तो ऐसी अवस्था क्या होगी? किशोरावस्था होगी। इसमें वो भावनात्मक विकास बहुत ही उच्च कोटि का होता है। तो समाजीकरण की ये चारों अवस्थाओं से इसी तरह के क्वेश्चन आंसर जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट इस समय सॉल्व कर रहे होंगे उनको पता होगा कि इन्हीं सब चीज़ों से ये क्वेश्चंस बनते हैं।
पॉइंट नंबर 2 ये नोट्स कुछ ऐसा है कि इसमें मैंने रैंडमली चीज़ों को अरेंज किया है, जिसकी वजह से, और वो ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार एग्ज़ाम में पूछी जा रही हैं, तो इसी वजह से आपको हर एक पॉइंट को समझते रहना है। अब आते हैं हावर्ड गार्डनर। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो हमारा सेंट्रल बोर्ड है ये व्यवहारवाद को, और आजकल व्यवहारवाद को, रचनात्मकता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला हुआ है, और यहाँ पे जिन मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है वो व्यवहारवाद पे ही ज़्यादातर अपने सिद्धांतों को दिए हैं, इस वजह से इनसे क्वेश्चन उठने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। हावर्ड गार्डनर, इन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंट की बात की। जब भी आपको मतलब अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर्स को देख रहे हो और वहाँ हावर्ड गार्डनर का नाम आया तो आपके दिमाग में मल्टीपल इंटेलिजेंट की बारे में होना चाहिए। मल्टीपल इंटेलिजेंट मतलब होता है बहुबुद्धि। बहुबुद्धि का सिद्धांत हावर्ड गार्डनर ने दिया। इन्होंने 8 डिफरेंट काइंड ऑफ इंटेलिजेंट के बारे में बताया, 8 अलग अलग प्रकार के बुद्धि के बारे में बताया है। सबसे पहली बुद्धि की बात की है इन्होंने लिंग्विस्टिक मतलब भाषा। इन्होंने पहली बुद्धि को किससे अरेंज कर दिया कि भाषा एक तरह से बुद्धि विकास में सहायक है, या जिनके पास बुद्धि है वो लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, वो आपस में बात कर सकते हैं। तो जो जितना ज़्यादा बुद्धिमान है उसके पास उतनी ही ज़्यादा अच्छी भाषा कौशल होगी। कहने का मतलब आपको यहाँ पे ये तर्क लेना है कि जो बुद्धि का विकास है ये किससे अरेंज होता है? भाषा से अरेंज होता है। जिन बच्चों में भाषा का ही अच्छा विकास नहीं हो पाया वो अपने बुद्धि का भी अच्छा विकास नहीं कर पाएंगे। एज अ टीचर आप अगर क्लास में पढ़ाने जाओ और ऐसे बच्चे जो काफ़ी अच्छे लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं, आपने देखा होगा कि उनके अंदर एक अलग ही डायमेंशन होता है चीज़ों को समझने के लिए, जल्दी से समझ लेते हैं, चीज़ों को समझते हैं, आपकी भावनाओं को समझते हैं। तो कहीं ना कहीं भाषा बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है किसमें? बुद्धि के विकास में। दूसरा लॉजिकल और मैथ्स, मतलब मैथ या रीजनिंग, ये भी क्या है? बुद्धि विकास में सहायक है, या जिनके पास बुद्धि है वो लॉजिकल मैथ्स और ये सारी चीज़ें, लॉजिकल चीज़ें या मैथ में उनका दिमाग काफ़ी शार्प होता है, आगे रहते हैं, गणितीय विकास होता है उनका। थर्ड है बॉडी काइनेटिक। अब देखिए जैसे कि ऐसे लोग हैं, बॉडी काइनेटिक्स का मतलब ये हुआ कि कुछ लोगों के अंदर अपने बॉडी को कंट्रोल करने की काफ़ी अच्छी क्षमता होती है, जैसे कि एथलीट या कोई अच्छा डांसर है, वो इसके अंदर आ जाएगा। 4 है इंटरपर्सनल, और 5th है इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल मतलब जिनको अपने बारे में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होता है, जैसे साधु टाइप के लोग जो होते हैं, या जो हमारे साधु हैं, संत हैं, इन लोग की विचारधारा क्या होती है कि ये सबसे पहले दुनिया को नहीं खुद को समझते हैं और उस अकॉर्डिंग दूसरों के बारे में सोचते हैं। तो ऐसे में जो होगा वो इंटरपर्सनल होगा, मतलब जितने भी दार्शनिक लोग हुए हैं वो इंटरपर्सनल, अंतःदृष्टि जिसे कहते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि अपने से ही चीज़ों को समझते हैं। दूसरा क्या है? इंटरपर्सनल, मतलब जैसे कि इसमें एग्जांपल है बिजनेसमैन। एक बिजनेसमैन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ज़्यादा बनाता है, वो लोगों के साथ, मतलब जो लोगों से ज़्यादा मिले जुले, वो होगा इंट्रा पर्सनल। और यहाँ पे इंटरपर्सनल मतलब जो खुद ही में सीमित रहे, लेकिन उसकी बुद्धि काफ़ी, मतलब उसकी बुद्धि इनफ होती है चीज़ों को समझने के लिए। 6 है नेचुरलिस्टिक, मतलब प्राकृतिक बुद्धि, मतलब प्राकृति से रिलेटेड उसके अंदर समझ काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट है म्यूजिशियन, जो म्यूजिकल होता है, नहीं है कि जैसे कि जिनके अंदर संगीत के बारे में, जिनकी आवाज़ काफ़ी अच्छी है, वो ज़्यादा अच्छे से सोच सकते हैं, कोई संगीत लिख सकते हैं, तो ये संगीत के अंदर आ गया। फिर है स्पैटियल मतलब जो वास्तुकार होते हैं, जो रचनाकार होते हैं, वो चीज़ों को रचनात्मक ढंग से प्रेजेंट करते हैं। जैसे कोई आर्किटेक्चर हो गया, आर्किटेक्चरल किस में आ जाएगा? स्पैटियल बुद्धि में आ जाएगा, वो वास्तुकार उसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से हावर्ड गार्डनर की 8 मल्टीपल इंटेलिजेंट को एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें से आपको पूछ लेगा कौन सा है
ऐसा भी पूछ सकता है कौन सा नहीं है, तो इन्हीं 8 में से ऑप्शन आपका सही रहेगा। हम देखते हैं फ्रायड का मनोविश्लेषण। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत क्या है? देखिए, इस नोट्स को मैंने इस तरह बनाया है कि आप मतलब जर्नल लेवल पे सीख सको, समझ सकते हो, अपने से रिलेट कर सकते हो कि चीज़ें किस तरह से एक बच्चा सोचता होगा। फ्रायड का मनोविश्लेषण सिद्धांत मन के 3 भाग जो मस्तिष्क के तंत्र हैं नॉट शारीरिक। इन्होंने मन के बारे में बताया और कहा जो हमारा मन होता है वो हमारी बुद्धि हमारे जो मस्तिष्क है उस मस्तिष्क के तंत्र हैं, सिस्टम है। जैसे कि कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कोई भौतिक चीज़ नहीं है। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर कोई भौतिक चीज़ नहीं, एक तंत्र होता है जो सीपीयू में लगा होता है और इस तरह से वो कंप्यूटर को क्या करता है, गाइड करता है। ऐसा हमारा मन है, वो हमारे मस्तिष्क के तंत्र हैं, ना कि कोई शारीरिक भाग है। क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, क्या मन हमारा शारीरिक भाग होता है? तो आंसर क्या होगा? मन एक शारीरिक भाग नहीं है, ये मस्तिष्क का क्या है, तंत्र है। तो फ्रायड ने 3 तरह से मन के भागों को डिवाइड किया। एक होता है इड, दूसरा होता है ईगो और तीसरा होता है सुपर ईगो। इड मतलब इदम, फिर है अहम और फिर है परमा अहम। इदम का मतलब होता है चॉइसलेस का मतलब जैसे कि बच्चे जो होते हैं, बच्चों की जो इंद्रियां होती हैं, अगर वो किसी के प्रति खिंच गई, अगर उनको कोई खाना पसंद आया, कोई खिलौना आया, तो फिर वो अपनी पूरी जान लगा देंगे कि मुझे ये चाहिए ही चाहिए। तो जो मनहा आवेग उनका होता है, जहाँ पे वो चॉइसलेस बच्चे खींचे चले जाते हैं किसी चीज़ के प्रति, वो उनका इदम होता है। इदम मतलब बच्चों को कोई कंट्रोल ही नहीं होता जो वो लाइक करते हैं, जो उनके मन में आ गया। तो इस सेंस में आपको समझना, कभी कभी हम लोग के भी अंदर होता है कि कोई डिज़ायर बहुत स्ट्रांग है, तो वो स्ट्रांग डिज़ायर क्या होता है, अनकंट्रोल्ड कर देता है। यहाँ पे कोई कंट्रोल नहीं रहता, बस मेरा। तो उस तरह के कंडीशंस को क्या बोलते हैं, इदम बोलते हैं। फिर है अहम, यथार्थवादी, इसे बाहरी दुनिया के प्रभाव से बदला जा सकता है, आंतरिक तथा भीतरी आवश्यकता पे ध्यान दिया जाता है। देखिए, इदम क्या है कि चॉइसलेस है, जो बच्चा है, जो पसंद है, बस मुझे यही चाहिए। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास होता है, इसका इदम ईगो की तरफ चला जाता है। मतलब वो अब बाहरी दुनिया के प्रभाव से बदला जा सकता है। जैसे कि मतलब जब कोई बच्चा बचपन में किसी खिलौने की जिद करे तो माँ बाप को भी मजबूरन खरीदना पड़ता है। लेकिन वही बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 10, 11, 12 साल का, तो माता पिता, बाहरी दुनिया मतलब उसके माता पिता, दोस्त, वो अपने बातों से उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। मतलब उसका जो ईगो है, जो इड है, वो ईगो क्या करेगा, थोड़ा बहुत उसका ईगो उसे मॉडरेट कर सकता है, संभाल सकता है, चेंज कर सकता है। जैसे कि उसे कोई चीज़ बहुत पसंद हो लेकिन माँ बाप उसको अफोर्ड करने के लायक ना हो, या कोई गंदी आदत उसे हो गई, पान पुकार कुछ खाने की, तो उसके दोस्त या बड़े भाई समझा रहे हैं कि ऐसा मत करो, तो कहीं ना कहीं वो चेंज हो जाता है। इस चीज़ को क्या कहते हैं, ईगो। ईगो का मतलब ये होता है कि हमें लाइक भी है, लेकिन अगर कोई अच्छा मोटिवेटर हो या कोई उसे चेंज कराने के लिए हो तो अपनी बुरी आदतों से अच्छी आदतों में बदल जाता है। दैट इज कॉल्ड ईगो। नेक्स्ट होता है सुपर ईगो, जिसे कहते हैं कि जब एज ज़्यादा होती है, जैसे 3 to 5 ईयर के दौरान ये विकसित होना शुरू हो जाता है और एक मेच्योरिटी के लेवल पे ये काफ़ी अच्छा से विकसित हो जाता है। जैसे कि 3 to 5 ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है कि सुपर ईगो का विकास किस एज में स्टार्ट हो जाता है, तो 3 से 5 साल। लेकिन सुपर ईगो बहुत ही हाई लेवल पे जब बच्चा मेच्योर हो जाता है तो वहाँ पे आता है। नैतिक रूप से करेक्ट ईगो को कार्य में रूपांतरित करता है। जैसे कि मान लेते हैं इस लेवल पे बच्चा, जिस बच्चे के अंदर ईगो होगा, इस लेवल पे बच्चा काफ़ी कंफ्यूज होता है, करे या ना करे। लेकिन सुपर ईगो पे वो बिल्कुल क्लियर होता है कि मुझे ये करना है और ये चीज़ नहीं करना है। तो ऐसा बन इसलिए पाता है क्योंकि वो अपने ईगो में इतना कुछ झेल चुका होता है, इतनी प्रॉब्लम्स फेस होती हैं कि वो प्रॉब्लम फेस करते करते वो परम ईगो में, या कहते हैं सुपर ईगो में बदल जाता है। इसमें होता क्या है कि वो बच्चा फिर वो काम करना ही छोड़ देता है जो गलत है या उसके लिए नुकसानदायक है, और वही काम को आगे मैनिपुलेट करता है जो नैतिकता के लेवल पे उसके लिए सही होता है। तो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इड। यहाँ कोई कंट्रोल नहीं है, यहाँ पे मॉडरेट कंट्रोल है।
वो अच्छा बुरा थोड़ा सा उलझा रहता है, लेकिन इस लेवल पे पहुंच के, परम ईगो पे पहुंच के, उसके अंदर पूर्णता समझ आ जाती है कि ये लाइफ में करना मेरे लिए अच्छा है और ये काम करना मेरे लिए अच्छा नहीं है। जैसे कि कोई बच्चा ये है कि उसके लिए स्टडी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसे गेम खेलना है, उसका मन गेम खेलने में बहुत लगता है। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, गेम भी खेलेगा, स्टडी भी करेगा। यहाँ पे अगर उसके लिए स्टडी इम्पॉर्टेंट है तो वो बच्चा सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे पूर्णतया फोकस हो जाएगा। दैट इज़ द कंडीशन फॉर सुपर ईगो। अब हम कह नहीं सकते कि ईगो, ईड या सुपर ईगो अलग अलग एज में किस लेवल पे होता है। कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा छोटा भी हो, उसके अंदर सुपर ईगो वाली क्वालिटी ज़्यादा हो सकती है। कोई बच्चा बड़ा ही हो गया हो, लेकिन अभी वो अपने ईगो में ही फंसा हुआ है या वो अपने ईड में ही फंसा हुआ है। तो ये कंडीशन ये है कि जिस तरह से उसका मेंटल विकास होता जाएगा, उसी प्रकार ईड, ईगो और सुपर ईगो मॉडरेट होते रहते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा हांस आइजेनिक। इन्होंने पर्सनालिटी के बारे में बताया था। हांस आइजेनिक ये एक ब्रिटिशिस्ट थे। डिफाइन पर्सनालिटी ऑन जस्ट 3 यूनिवर्सल ट्रेट। इन्होंने कहा कि जो पर्सनालिटी होती है, व्यक्तित्व होता है, व्यक्तित्व को 3 भागों में इन्होंने कैटेगराइज किया गया। दुनिया में 3 ही तरह के लोग पाए जाएंगे। नंबर 1 भाग उन्होंने कहा कि अंतर्मुखी और बहिमुखी लोग होते हैं, और ये चीज़ नोट मैंने यहाँ लिखी। हांस आइजेनिक ने इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन लक्षण का प्रतिपादन किया। वहीं दूसरी ओर और अवधारणा कार्ल जुंग ने रखी। तो अगर आता है क्वेश्चन कि किसने प्रतिपादन किया, तो वह हांस आइजेनिक होंगे, और इसकी अवधारणा किसने दी, कार्ल जुंग ने दी। आते हैं समझते हैं फिर से। हांस आइजेनिक के अनुसार, ठीक है, या तो बंदा क्या होगा, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, अंतःमुखी या बहिमुखी होगा। अंतःमुखी बहिमुखी के बारे में आपको ऑलरेडी बताया था कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, जो हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था, वही चीज़ यहाँ पे है। या तो वो स्वयं में ही चीज़ों को अरेंज करेगा, व्यवहार उसी के अकॉर्डिंग करेगा। जैसे आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, उनको अपने आप में ही काफ़ी अच्छे से सेटिस्फाई रहते हैं। दूसरा क्या है कि किसी को सेटिस्फैक्शन बहुत ज़्यादा किसी से बात करने में मिलता है, या सामाजिक कार्यों में मिलता है, या वो खुद ही उसकी पर्सनालिटी है कि घूमना फिरना उसे काफ़ी पसंद है। तो उस तरह के लोग एक्स्ट्रा पर्सनल हो जाएंगे। दूसरे तरह के कह रहे हैं, हांस ने कहा कि दूसरे तरह के लोग होते हैं नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक का मतलब इमोशनल लोग, मतलब इनको ना तो इंट्रोवर्ट में रख सकते हो ना तो एक्सट्रोवर्ट में रख सकते हो। ये नेचुरलिस्टिक होते हैं, नेचुरल होते हैं कह सकते हो। किसी व्यक्ति के प्रवृत्ति का प्रभाव खुद से जोड़ लेना है, बहुत ज़्यादा इमोशनल। किसी को कुछ हो गया तो वो उसको खुद से ही लगा लेंगे कि ये तो बिल्कुल मेरे जैसा है, और इसके साथ ये हो गया तो ये बहुत गलत हुआ। ऐसी भावनाएं जिनके अंदर आते लगती है, बिल्कुल मम्मी टाइप का कैरेक्टर होता है इनका, इमोशनल। अगर इमोशनल को अच्छे से समझना है तो अपनी अपनी, अगर मदर हैं तो उनसे, उनके बारे में सोचिए कि वो आपका बहुत ख्याल रखती है। आप चाहे गलत करो चाहे सही करो, लेकिन अपनी माता जी के नज़र में सब अच्छे ही रहते हैं। तो दैट इज़ इमोशनल, वहाँ उनका पूरा का पूरा इमोशनल बुद्धि चलती है। नेक्स्ट है साइकोटिज्म। अब देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे ना तो इंट्रा है ना एक्स्ट्रा है ना नेचुरल है। ऐसा नहीं कहा जा सकता, एक्चुअली कुछ कुछ पोर्शन ज़्यादा होता है, लेकिन डोमिनेंट कैरेक्टर उसमें कुछ लोगों में बहिमुखी अंतर्मुखी होता है, ये एक ही क्वालिटी मानी जाएगी। कुछ लोग इमोशनल होते हैं, मतलब मैक्सिमम जो उनका नेचर होता है वो इमोशनल ही होता है। नेक्स्ट है साइकोटिज्म। कुछ लोग साइको टाइप के होते हैं। साइको टाइप का मतलब वास्तविक असामाजिक, शत्रुतापूर्ण, गहन सहानुभूतिपूर्ण और चालाकी से निपटने में कठिनाई होती है। मतलब ऐसे लोगों को आप समझ सकते हो कि अब इनके बारे में क्या बताया जाए। ऐसे लोग उस तरह के होते हैं जिनको ना तो अपने से मतलब है ना दूसरे से मतलब हो। कोई इनका नुकसान कर पाए तो ठीक, कोई इनका भला कर दे तो ठीक। मतलब बौड़े टाइप के लोग इसमें आ जाएंगे। मतलब इनको किसी से कोई मतलब नहीं होता, चाहे अच्छा हो बुरा हो, शत्रु हो मित्र हो, ये पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं, बैल टाइप के। तो हाँ, सही एग्जाम्पल होगा कि बैल टाइप के लोग ही किस में आते हैं, साइकोटिज्म में आते हैं। तो इसको क्या है, हांस ने बताया कि 3 तरह के लोग होते हैं। एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि क्या
क्या लैंग्विस्टिक एक एग्ज़ाम में आया भी है कि इसमें से कौन हांस के द्वारा कंसीडर नहीं किया गया, इंटरपर्सनल, इमोशनल, साइकोटिज्म या लैंग्विस्टिक। अब देखिए हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा था कि बुद्धि लैंग्विस्टिक एक तरह की बुद्धि है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या कहा, बुद्धि के बारे में जिक्र नहीं है, इसलिए आंसर वहाँ पे क्या सही होता है, लैंग्विस्टिक, क्योंकि इन्होंने तीन ही चीज़ें कही, इंटरपर्सनल, एक्स्ट्रापर्सनल, नेचुरलिस्टिक, इमोशनल और साइकोटिज्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मदर अगर है तो वो इमोशनल बुद्धि वाली हैं, नेचुरलिस्टिक हैं। अगर कोई बैल फ्रेंड है आपका तो वो साइकोटिज्म है। तीसरा क्या है कि अगर कोई खुद से मतलब रखता है या बहुत ज़्यादा सोशल इंडल्ज रखता है तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोवर्जन और एक्सट्रोवर्जन में। इंट्रोवर्जन मतलब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी टाइप का हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण। अधिगम के उद्देश्य के बारे में इन्होंने बताया, और अधिगम के उद्देश्य तीन तरह के हैं। एक है कॉग्निटिव ज्ञानात्मक, दूसरा है अफेक्टिव डोमेन जिसे भावनात्मक कहते हैं, और तीसरा साइको डोमेन जिसे हम क्या कहेंगे, क्रियात्मक अधिगम के रूप में देखते हैं। कॉग्निटिव डोमेन मतलब ज्ञानात्मक विकास के बारे में इसमें बात होती है, जो कि छः पार्ट होते हैं इसके, 6 पार्ट्स। अफेक्टिव डोमेन का मतलब क्या होता है कि इसमें बच्चे के भावनात्मक रूप से किस तरह से विकास हुआ, इसको हम देखते हैं कि बच्चा बच्चे के अंदर ज़्यादा ईगो तो नहीं है कि वो किसी से बात ही ना कर रहा हो, अच्छे से बिहेव ना कर रहा हो, मतलब बिहेवियरलिस्टिक प्रॉब्लम टाइप का आ जाएगा इसमें। और क्रियात्मक मतलब क्या कि हमें साथ साथ ये भी अधिगम में देखना पड़ता है कि बच्चा एक्टिव भी है कि नहीं है। मान लो वो इमोशनल तो बहुत हो गया, उसमें बुद्धि आ गई, लेकिन वो कोई स्पोर्ट नहीं जानता, वो 2 किलोमीटर चल भी नहीं सकता, तो वह उस पक्ष में वो कमज़ोर हो जाएगा। मान लो कोई बच्चा बहुत ज़्यादा स्पोर्टिक हो गया, बहुत ज़्यादा खेल में आगे है, दिमाग भी है, लेकिन किसी के प्रति इमोशन नहीं है उसके अंदर। ये भी हो सकता है कि वो उसके अंदर इमोशन बहुत है और क्रियात्मक भी बहुत है, स्पोर्टमैन है, लेकिन उसके दिमाग से बिल्कुल जीरो है। तो हमें इन तीनों लेवल पे काम करना पड़ेगा, ज्ञान भी हो, वो भाव भी मजबूत हो उसका, तीसरा वो एक्टिव भी हो। अगर इन तीनों में से कोई पक्ष कमज़ोर होता है तो उसे प्रॉब्लम होगी। अब इन्होंने ज्ञानात्मक पक्ष के 6 पार्ट बताए हैं, जैसे कि इवैल्यूएशन जो टीचर करेगा, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कम्प्रीहेंशन एंड नॉलेज। ये 6 पार्ट जो हैं, कोई एक अलग वर्ड देकर आपसे पूछ सकता है। एक अलग वर्ड देकर क्या पूछेगा कि क्या ये बेंजामिन ब्लूम के जो 6 पार्ट हैं ज्ञानात्मक वर्गीकरण के, उसमें से है कि नहीं है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 6 पार्ट। देखिए इंग्लिश में क्या है, इनका नाम याद करने से क्या होगा कि ये इंग्लिश में एक ही नाम से है, हिंदी में एक ही के कई नाम हैं, इसलिए इंग्लिश में अगर आप याद करते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसको समझते, इवैल्यूएशन, सिंथेसिस, एनालिसिस, एप्लीकेशन, कम्प्रीहेंशन और नॉलेज में क्या है। फॉर एग्जांपल आप एक टीचर हो और आपको किसी क्लास में, मान लेते हैं आप साइंस टीचर हो, और क्लास में आपको बच्चों को सन के बारे में बताना है, सूरज की रोशनी क्या है, सोलर सिस्टम मान लेते हैं, सोलर सिस्टम के बारे में बताना है, प्लैनेट क्या है, ये क्या है, वो क्या है। अब इसको समझाने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम इवैल्यूएट करेंगे। इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम बच्चों का बैकग्राउंड देखेंगे। अगर आप टीचर हो तो आपको पहले से ही मालूम होगा कि बच्चा किस टाइप का, किस तरह के मतलब बच्चे यहाँ पे हैं। जज करोगे, आप पहली बार जा रहे हो तो आप जज करोगे, उनकी मार्कशीट देख सकते हो कि उन्होंने पूरे साल क्या किया, साइंस में किसका नंबर ज़्यादा है, एक तो वो दिमाग आपने लगाया। फिर आप सिंथेसिस करोगे कि आखिर इन बच्चों को किस तरह से समझाया जाए, किस तरह से सारे बच्चों को जोड़ा जाए। कुछ स्टोरी सुना के या कुछ भी आप सुना के बच्चों का ध्यान क्या करोगे, केंद्रित करोगे। तो एक बार आपको पता चला समस्या क्या है कि हमें सोलर सिस्टम के बारे में इन्हें समझाना है, हमें पता है ये बच्चे कमज़ोर हैं, ये ऐसे हैं वैसे हैं। दूसरा प्रॉब्लम क्या हुआ, बच्चों का ध्यान केंद्रित नहीं होगा, तो कुछ ऐसा करो ध्यान केंद्रित हो जाए, और आपकी जो आइडिया है उसको किस तरह से एक्सप्लोर करोगे। नेक्स्ट है एनालिसिस। अब इसको करने के लिए क्या होगा कि आप बच्चों से थोड़ा इंटरेक्शन कीजिए क्लास में। क्या
किसी को हम खड़ा करके पूछ सकते हैं कि बेटा सोलर सिस्टम क्या होता है, हम किस प्लेनेट पे रहते हैं, हमारे प्लेनेट का क्या नाम है, हमारे पास के प्लेनेट का क्या नाम है, कौन सा प्लेनेट सबसे हॉट है। तो आप एनालिसिस करो, उसमें से कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं, कुछ बैठे हुए हैं। तो आपने इंटरेक्शन की एनालिसिस की, आपको पता चला कि क्लास की स्ट्रेंथ हमारी कितनी है। अब क्या कर रहे हो कि एप्लीकेशन दे रहे हो, आप टॉपिक को एक्सप्लेन कर, मतलब स्टार्ट कर रहे हो एक्सप्लेन करना कि सोलर सिस्टम ऐसा होता है, इसमें 8 प्लैनेट हैं हमारे, और आपने बहुत कुछ उसमें बताया, ठीक है। अब बताने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंशन भी करना है, ठीक है, कि बच्चे वो टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट उनको हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से आप देखोगे और नेक्स्ट उनसे क्वेश्चन पूछोगे, फिर आप जब क्वेश्चन पूछोगे वो जवाब देना शुरू करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि बहुत अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप फिर से इस प्रोसेस को दोबारा शुरू कर सकते हो। इसको किस में रखा गया है, ज्ञानात्मक अर्जन में या कॉग्निटिव डोमेन में रखा गया है। ये बेंजामिन ब्लूम का पूछता है कि अधिगम के कितने एम हैं, तो आप कितना बताओगे, 3, कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव, तीसरा है साइको डोमेन। इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू ऑल।